उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी प्यारे मित्र आ जाएंगे। आज हमारी क्लास नंबर 14 है। इसके पहले हमने क्लास नंबर 13 तक पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। जीके प्लस साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा होगा क्योंकि आप जुड़े हैं एग्जाम गुरुजी भाई हिरवे सर के साथ। और जब तक जुड़े रहेंगे गाइस तब तक आप सभी का सिलेक्शन मैं करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, 2022 में आपको सिलेक्शन मिलेगा। आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा होगा, आपको वर्दी जरूर मिलेगी। तो भाई इसी आशा के साथ बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इससे पहले आप सभी को एक मोटिवेशन लाइन हो जाए कि वक्त वक्त की बात है, आज आपका है तो आप उड़ लीजिए, कल जब हमारा होगा तो सीधे उड़ा देंगे। जी हाँ, ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है कि बस केवल और केवल वक्त की बात है, क्योंकि 2022 के अंत तक मुझे तो वर्दी मिल जाएगी, क्योंकि मेरा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। अगर आपके साथ अरविंद सर हैं तो निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, 2022 में हम आपको वर्दी जरूर दिलवाएंगे। तो इसी आशा के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं आज, वो जो पूछे गए हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी में, उस प्रकार क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिए गए हैं। फटाफट सभी आंसर देंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है। हैदराबाद, अमरावती, विजयवाड़ा या फिर तिरुपति? थोड़ा सा आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है, हालांकि मैं आंसर नीचे कर लेता हूँ। पहले आंसर ही दिख गया था लेकिन अब इसे नहीं दिखेगा। सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के राज्य की राजधानी जो है वो है हैदराबाद। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना राज्य, और तेलंगाना की भी जो राजधानी है वो है हैदराबाद, जिसे 10 वर्ष के लिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद बनवाई गई है। तो तेलंगाना की भी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानी कौन सी है? सभी प्यारे भाई आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट आंसर देंगे, गलती नहीं करना है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? बताइए सही आंसर क्या होगा फटाफट। नागालैंड की राजधानी जो हो जाएगी यहाँ पर आपकी, वो हो जाएगी कोहिमा। ऑप्शन नंबर बी जो भी हमारे प्यारे मित्र दे रहे हैं वही आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? आंसर दीजिए। फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, उत्तराखंड में बिल्कुल सही आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मैं आपको बता दूं गाइस कि आप याद रखिएगा, हर सवाल में आपसे हर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कौन से राज्य स्पर्श नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा हरियाणा एक है, और एक है आपका मध्य प्रदेश, और याद रखिएगा मित्र छत्तीसगढ़, और याद रखिएगा झारखंड। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो ना तो समुद्र तट को स्पर्श करते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो इन 4 के अलावा गाइस आपका यहाँ पर क्या आ गया? हरियाणा ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श होते हैं और ना ही समुद्र तट से स्पर्श होते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे मित्र ऑप्शन सी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नदी द्वीप मांजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बनाया गया है वो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यही इन्हीं दोनों ऑप्शन में ही इसका आंसर सही है, बताइए। और इसका जो गाइस उद्घाटन किया गया था वो 2016 में किया गया था, नदी द्वीप मांजुली का, याद रखिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असम की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है, इसका भी आंसर आप फटाफट दे दीजिए। जो भी हमारे प्यारे मित्र यहाँ पर दे रहे हैं असम की राजधानी दिसपुर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर वही गाइस यहाँ पर बता दिया गया है।
अगला आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि हट्टी गोल्ड माइंस जो है ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है, फटाफट आंसर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है। वी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है। भारत में समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे मित्र। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा, इसका आंसर देंगे कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती है। आप याद रखिएगा गाइस, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको इसमें ये दिमाग लगाना है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो राज्य कौन कौन से हैं याद रखिएगा आप। मिजोरम एक है, हालांकि मैं सभी लिखूंगा तो गाइस बहुत ही टाइम लगेगा, तो मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ये गाइस 8 राज्य ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया गाइस कि मिजोरम, इसमें मिजोरम से गुजरेगी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया त्रिपुरा से भी गुजरेगी। इसके अलावा आपको मैंने बताया गाइस राजस्थान से भी गुजरती है, लेकिन इसमें एक अकेला यही मणिपुर बचा है जो गाइस यहाँ पर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे मित्र ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि थार का रेगिस्तान जो है ये किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर गाइस ब्लैक दिया गया है, यानी कि ब्लैंक दिया गया है, तो इसमें आपको फिल करना है। तो बताइए कि थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर उत्तराखंड में। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल से जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस क्लास में कम से कम 200 प्लस लाइक होने चाहिए। जो भी हमारे प्यारे गाइस अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, अगर उनको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो एक बार क्लास को दिल से जरूर लाइक कर देंगे, दिल की गहराइयों से एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। थार का रेगिस्तान जो है ये राजस्थान में स्थित है। जो भी हमारे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी, फिर खाली स्थान दिया गया है में है। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है ये कहाँ है, जम्मू में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में या फिर अनंतनाग में। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आ जाएगा। आज मैंने सिंपल क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11। जो भी हमारे प्यारे भाई यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का श्रीनगर में बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निश्चिंत रहिए 2022 में वर्दी आपको मिलेगी। निश्चिंत रहिए 2022 में आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा होगा, आपके तन पे वर्दी जरूर होगी, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2022 में एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर आपको जरूर वर्दी दिलवाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। अगला आपके सामने यहाँ पर ये रहा, इसका आंसर दीजिए कि भारत में सबसे अधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। भारत में सबसे अधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कटीले वन, ज्वारीय वन या फिर पर्वतीय वन। तो देखो भारत में सबसे अधिक पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और आप ये भी याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक, देख लीजिए वही क्वेश्चन आपके सामने आ भी गया है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। मैंने अभी आपको बताया कि भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई दे रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है, बहुत ही परफेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर दीजिए कि सुंदर वंश विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक फिर डैश आपको दिया गया है जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
सुंदरबन से विश्व की टाइडल हेलोफाइटिक, फिर इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो सुंदरबन से विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा मैंग्रोव जंगल, मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला आपके सामने यहां पर ये रहा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है। मैंग्रोव मतलब मैंग्रोव जंगल के तहत है। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर गाइस मैंने आपको बताया कि मैंग्रोव जंगल के तहत है, तो अब आप यहाँ पर मध्य प्रदेश सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर है। अगला है कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा, अभी आपके सामने पहला ही क्वेश्चन था, सुंदरबन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड की संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय संधि है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आर्द्र भूमि की बात कर रहा है, आर्द्र भूमि के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय संधि है, बताइए क्या होगा। चिरस्थायी मतलब गाइस हटाया ना जाए, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का रामसर सम्मेलन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। डी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन आने लगे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन फिर डैश आपको दिया गया है, में आयोजित किया गया था। कहने का मतलब है कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है ये कब आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं, दिसंबर 1997 में बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला आपके सामने पहले तो आपको स्थान दिया गया है, फिर लिखा गया है कि में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचाने से रोकती हैं। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन सी परत है जो ओजोन की उपस्थिति में सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। स्ट्रेटोस्फीयर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम डैश है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम, फिर आपको खाली स्थान दिया गया है, इसमें भरना है कि वनीकरण बिल्कुल नहीं होगा, वन रोपण तो हो ही नहीं सकता जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की बात की गई है। फिर पुनः वनीकरण ये भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम है कि वनों की कटाई। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है, बताइए कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल, मतलब कुल मिलाकर के आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मिट्टी का जो रंग होता है या फिर लाल मिट्टी किस कारण से लाल होती है। मैग्नीशियम की मौजूदगी में, बताइए क्या होगा सही आंसर। मैग्नीशियम की मौजूदगी में नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। फॉस्फेट की मौजूदगी में बिल्कुल नहीं। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा गाइस जी के पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपको भी पता है कि जो हमारा टारगेट है असिस्टेंट ऑपरेटर, इसमें आएगा फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन। तो आप याद रखिएगा फिजिक्स भी आपको पढ़ना है। तो भाई ये बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है की खोज किसने की। पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है की खोज किसने की, बताइए। यूपीपीएससी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोपरनिकस और मेंडल की खोज भी कोपरनिकस के द्वारा ही की गई थी। दूर की चीजें किसकी सहायता से देखी जाती हैं। दूर की चीजें किसकी सहायता से देखी जाती हैं, जिन्हें दूरदर्शी कहते हैं। और दूरदर्शी किसे कहा जाता है, टेलीस्कोप को मित्रों। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। सी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पनडुब्बी में समुद्र की सतह के ऊपर की चीजें देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो देर क्यों और देर किस बात की, क्योंकि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आपको वर्दी दिलाने के लिए, अगर हम दिन रात एक करके आपको बिल्कुल निश्चित और अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए कोशिश कर रहे हैं,
तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें और इस क्लास को जितना हो सके उतना लाइक करके अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर आपका भी फर्ज बनता है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों तक और एक बार क्लास को दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। पनडुब्बी में समुद्र की सतह के ऊपर की चीजें देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। बी आंसर जो भी हमारे प्यारे मित्र दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। अगला आपके सामने ये रहा कि समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। यूपीपीएससी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर बिल्कुल गलत हो जाएगा। फ्लैक्सोमीटर का मतलब ही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी हमारे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी फैथोमीटर। समुद्र की गहराई फैथोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो भी हमारे प्यारे मित्र दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने कहा था। और अब क्वेश्चन पूछा गया कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, मैंने आपको बताया था। बताइए क्या होगा सही आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। मैंने बताया आपको कि देखिए गाइस यहाँ पर जो कैपलर है, याद आ गया तो बता दें। कैपलर जो है गाइस ग्रहों की गति का नियम कैपलर के द्वारा ही दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। और गाइस सौरमंडल की खोज की थी किसने, कोपर्निकस के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो आपका परफेक्ट आंसर होगा, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे मित्र ऑप्शन सी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है, बहुत ही परफेक्ट आंसर है। अगला बताइए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन, या फिर मैक्स प्लैंक के द्वारा, या फिर लिनस पॉलिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे जो भी हमारे प्यारे मित्र यहाँ पर दे रहे हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। जो भी दे रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था। सापेक्षता के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या के लिए, या फिर द्रव्यमान ऊर्जा संबंध स्थापित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था। फटाफट आंसर देंगे क्या हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर दे रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। जो भी दे रहे हैं ऑप्शन सी बहुत अच्छा आंसर है। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यानी उत्प्लवन के नियम की खोज किसने की। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्किमिडीज, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे मित्र आर्किमिडीज दे रहे हैं आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता जो है गाइस ये सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। और यहाँ पर जो पायरोमीटर है इसे फ्रेंड्स किसे नापने के लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उच्च तापमान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। अगला आपके सामने की राडार का आविष्कार किसने किया। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, राडार का आविष्कार किसने किया, बताइए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर दे रहे हैं कि रॉबर्ट वॉटसन वॉट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है आंतरिक यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, या फिर इंजीनियरों द्वारा, या फिर नौ संचालकों द्वारा। आंतरिक यात्री, डॉक्टर, इंजीनियर बिल्कुल गलत हो जाएगा। नौ संचालकों के द्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर दे रहे हैं बहुत ही अच्छा आंसर है। अगला आपके सामने कि मेघनाथ साहा किस योगदान के लिए जाने जाते हैं। मेघनाथ साहा किस योगदान के लिए जाने जाते हैं। आरआरबी, सिकंदराबाद टी एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का जो भी हमारे प्यारे भाई बहन दे रहे हैं कि खगोल भौतिकी या फिर एस्ट्रोफिजिक्स, जो भी दे रहे हैं ऑप्शन बी बहुत ही अच्छा आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा यस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी दी थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप बताइए कि ब्लैक होल जो है ये क्या होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई दे रहे हैं कि ब्लैक होल जो है ये त्रिविम में एक ऐसी जगह जहां का गुरुत्वाकर्षण प्रकाश किरण पुंज को भी बाहर नहीं जाने देता है। ब्लैक होल जो है ये एक ऐसी जगह है कि जहां का गुरुत्वाकर्षण जो है वो प्रकाश किरण पुंज को भी बाहर नहीं जाने देता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी दे रहे हैं बहुत ही बेहतरीन आंसर है, बहुत ही परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आरआरसी मुंबई रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2/11/2014 की प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि डेली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि जीके प्लस साइंस की क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे और हिंदी की क्लास आपको डेली शाम 6 बजे, रीजनिंग मैथ की भी क्लास आपको मिलती है। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर मिल जाता है। आप निश्चिंत रहिए, विथ आंसर के साथ दी जाती है। हाँ, बच्चे कह रहे थे कि टिक करके बताइए आंसर, तो देखो मैं इसलिए टिक नहीं करता हूँ। अगर मैं टिक कर दूंगा गाइस तो आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं उसके आंसर को नीचे गाइस में आंसर शीट दे देता हूं ताकि आप पहले समझ जाएं कि आपका सही आंसर क्या है, उसके बाद आप आंसर शीट में चेक कर लें। अगर मैं तुरंत उसे टिक कर दूंगा सही आंसर को तो आप रिवाइज कदापि नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी कहेंगे तो मैं टिक भी कर दूंगा, जैसी आपकी इच्छा, जो भी आप कहें, ठीक है। तो देखो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है छूकर, जलाकर, या फिर NaOH से क्रिया करके, या फिर HSO क्रिया करके। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, जला करके हम अंतर्ज्ञात कर सकते हैं। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक, ये कल भी क्वेश्चन था कि बर्फ पर अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो उसका गलनांक क्या होगा। बर्फ पर अगर दाब बढ़ा दिया जाएगा तो उसका गलनांक घट जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है, बहुत ही बढ़िया आंसर है। अगला आपके सामने है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। अब मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे टेलीग्राम पर आप जाइएगा। टेलीग्राम पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मुझे टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आप सबसे पहले टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, यही आपको सीधा सर्च कर लेना है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहती है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो होते हैं ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक या फिर बहुत ज़्यादा अवशोषक होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। आकर्षक कहाँ हो जाते हैं, आकर्षक तो होते नहीं है, आकर्षक होते हैं रंग बिरंगे कपड़े जो शादी या पार्टियों में पहने जाते हैं। और सस्ते तो गाइस मतलब ही नहीं है, सस्ते का मतलब भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऊष्मा के बुरे अवशोषक ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गलत कथन आपसे पूछा गया है, लोहा पानी में डूब जाता है। बताइए लोहा पानी में डूब जाता है। हाँ, ये तो डूब ही जाता है। लकड़ी पानी पर तैरती है, बिल्कुल आपने देखा होगा तालाब में, नहर में, कहीं भी आपने देखा होगा कि लकड़ी पानी पर तैरती रहती है। लेकिन पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, ये पानी पर तैरता है। बताइए ये पानी पर तैरता है? नहीं, ये पानी पे बिल्कुल नहीं तैरता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये बिल्कुल नहीं तैरता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। बताइए संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि, चलो पहले आंसर दे दो तब अगला क्वेश्चन आपसे करते हैं। तो देखो संतरे में विटामिन आपसे पूछा गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है गाइस ये संतरे में पाया जाता है। अब आप ये बताइए कि विटामिन सी के आविष्कारक कौन है।
तो देखिए विटामिन सी का आविष्कारक हाउकट के द्वारा किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विटामिन सी के आविष्कारक हाउकट हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी प्यारे भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपसे दिल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक क्लास को लाने में और आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, निश्चिंत रहिए, विथ आंसर के साथ मिलेगी, और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलेगी। आप टेलीग्राम पर एग्जाम गुरुजी बाय अरबी सर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। निश्चिंत रहिए, 2022 में आपको वर्दी मिल जाएगी, क्योंकि एग्जाम गुरुजी बाय अरबी सर आपके साथ हैं, आपको वर्दी दिलाकर रहेंगे। अरबी सर का सपना है कि आप सभी को वर्दी पहनाना है। कोई भी अपडेट आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, उसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने जज्बे को काम रखिएगा, क्योंकि 2022 में वर्दी पहनना है।